Yes. Okay. Now let me share the screen also. Can you see the screen now? Yes, sir. Okay. Just a second. Huh. Is it visible to you, all of you? Jessica? Yes, sir. Yes, sir. सो ग्रेविटेशन में हम लोग क्या क्या चीज देखेंगे? देखो, ग्रेविटेशन क्या है, उसका शुरुआती वो हुआ है, कुछ चीज को तुम ऊपर फेंकोगे मोमेंटरली हो तो उसका एक हाईएस्ट वेलोसिटी, मतलब हाईएस्ट पॉइंट में जाके वेलोसिटी जीरो हो जाता है ना? फिर मोमेंटरली वो जीरो होके फिर वो गिरने लगता है, फिर वो गिर जाता, मतलब गिर के चला जाता है। तो कुछ भी चीज को ऊपर फेंकोगे वो नीचे गिरता है एक सर्टेन लिमिट तक, और कुछ भी चीज, और रेन ड्रॉप नीचे गिरता है। हर कुछ चीज अर्थ के सराउंडिंग में जो है उसका हम लोग को लगता है ना, एक अर्थ के सेंटर की तरफ एक अट्रैक्शन सबके पास है। इवन अर्थ तो रोटेट कर रहा है ना, तो अर्थ का सरफेस में एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का होना चाहिए था, वो तो है। लेकिन हम लोग, अगर तुम देखोगे, तुम्हारे पास एक बॉल है और उसके ऊपर, बॉल के ऊपर बहुत सारा एंड, छोटा छोटा चिट्टी तुम डाल दो और बॉल को घुमाओ, सेंट्रीफ्यूज करो, देखो चिट्टी सब गिर जाएगा वहां से, ठीक है? लेकिन हम लोग नहीं गिर रहे हैं। उसका एक कारण है, क्योंकि उसको काउंटर कर रहा है ये जो सेंटर टुवर्ड्स द सेंटर, इसका जो एक्स मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है? तो ये एक चीज उसमें है। नाउ नॉर्मली हमें क्या पता है, ये तुमको क्या स्क्रीन में दिख रहा है? सोलर सिस्टम दिख रहा है, सन जो येलो कलर का सेंटर में, बाकी सब मार्क्यूरी, वेनस, मार्स, सैटर्न, नेपच्यून, यूरेनस, ऑल दिस थिंग्स आर देयर। तो ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली ऑर्बिटिंग इन ए elliptical orbit, they are revolving. Okay, now why they are maintaining that orbit? वो लोग क्यों वही ऑर्बिट से ही घूम रहा है? क्या आंसर हो सकता है इसका? हम्म एक ही ऑर्बिट, ऑर्बिट मतलब एक फिक्स्ड पाथ से ही कैसे घूमेगा? वो तो पाथ चेंज कर सकता है, लेकिन क्यों एक सर्टेन दूरी से ही वो घूम रहा है पूरा सोलर को, सन को, हर एक प्लेनेट? Due to gravitation or something like यस, that. ड्यू टू द ग्रेविटेशन। एंड ग्रेविटेशन अलग अलग के लिए अलग अलग क्यों है? क्योंकि दूरी के ऊपर डिपेंडेंट है वो चीज, और मास के ऊपर भी डिपेंडेंट है, ठीक है ना? तो इसीलिए अपना अपना हिसाब से वो ऑर्बिट कर रहा है। अच्छा, ये पत्ता जो ट्री से फॉल होता है वो भी एक, वो ग्रेविटी का ही कॉन्सेप्ट का है। तो ये सारा चीज ग्रेविटेशनल फोर्स में वही है कि it is a force of attraction, it is not a force of repulsion. Gravitational force is a force of attraction, so it is always kind of positive force. Gravitational force पॉजिटिव फोर्स है, हमेशा अट्रैक्टिव है। और ये क्या होता है, जैसे अर्थ ग्रेविटी होता है, अर्थ एक ऑब्जेक्ट है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट अर्थ के आसपास है या फिर अर्थ के ऊपर है, ये दोनों ऑब्जेक्ट के बीच जो अट्रैक्शन फोर्स चलता है, ये सब ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर है। नाउ we'll see one concept that deals with Newton view on gravitation. Newton view on gravitation. What is Newton view on gravitation? Newton is the first scientist who studied about the gravitational force. तुम्हें, हम लोगों को सबको एप्पल वाला किस्सा तो पता ही है। तो वहां से ही उसका शुरुआत हुआ था, उसका स्टडीज का शुरुआत हुआ था, और न्यूटन ने इसके ऊपर बहुत सारा अपना थ्योरीज दिए, डेरिवेशन किए, बहुत सारा चीज किए, लेकिन वही फर्स्ट साइंटिस्ट थे जो इसके ऊपर स्टडी किए, ठीक है? मतलब ऐसा हम लोग बोल सकते हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंटेड तो वही है। मतलब हो सकता है बहुत सारा साइंटिस्ट रहे होंगे जो स्टडी किए थे, लेकिन वो डॉक्यूमेंटेड नहीं था, मतलब किसी जगह में वो लिखित नहीं था।
लेकिन न्यूटन ने जो किया वो पूरा एकदम लॉज बना के प्रॉपर वे में उसको डॉक्यूमेंट किया. ओके, नाउ according to him there is a force which is exerted by the surface of the earth, because of which all objects are attracted towards the surface of the earth. And he also concluded that all objects in the universe attracts each other with a force, and that is force of gravity. Clear up to this, Jessica? Yes, sir. Yes, sir. Now, universal law of gravity. This law states that every single body in the universe attracts each other. एंड वो जो अट्रैक्शन फोर्स है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ये वाला सिंबल जो है ना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सिंबल इधर यूज किया है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. तो हम लोग इसको थोड़ा सा जैसे इससे समझते हैं, यहां से समझते हैं चीज को. समझो बात को. दो बॉक्स तुमको दिख रहा है. बॉक्स, ये वाला बॉक्स है थोड़ा सा बड़ा है, इसका मास है m2 सॉरी m1, और दूसरा एक बॉक्स छोटा सा छोटा है वो है m2, और दोनों के बीच डिस्टेंस है r. ठीक है, अब ये दो बॉक्स है, मास तो पता है, दोनों के बीच डिस्टेंस r है. तो न्यूटन का लॉ ये बताता है जो अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन देम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल विद द product of their masses, that is m1 into m2, and inversely proportional to the square of the distance between them. और ये जो डिस्टेंस होता है ना सेंटर टू सेंटर होता है. ऐसा है जो साइड से दिखा है ये ओरिजिनल नहीं है. एक्चुअली m जो तुम्हारा m1 मास है उसका जो एक्चुअली सेंटर होगा, सेंट्रोइडल पॉइंट होगा या फिर सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वहां से जो m2 मास है उसका सेंटर का दूरी ये है. ठीक है, क्लियर? Yes, sir. ओके, नाउ ये उसका ये है f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 into m2, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 by r square. सो f प्रोपोर्शनल टू m1 into m2 by r square. जब प्रोपोर्शनल टू हटाओगे एक कांस्टेंट आ जाता है जिसको हम लोग प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट बोलते हैं, जो है इधर g. अब g को लाया है तो f will be equal to g into m1 m2 by r square, where g is the universal gravitational constant. Okay, and its value is constant and it's never change. ठीक है, ये हो गया यूनिवर्सल कांस्टेंट. हाँ एकदम ठीक है. और इसका डायमेंशन आता है g का डायमेंशन, डायमेंशन यूनिट डायमेंशन फॉर्म मतलब जो चैप्टर है वहां से ये g का भी डायमेंशन पूछ लेता है. ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं है. ठीक है, इसका डायमेंशन क्या होगा बोलो तो जैसिका? हाँ तुम करो जैसिका. हाँ सर. ये g का डायमेंशन क्या होगा, कैसे निकालोगे इसका डायमेंशन बोलो? जी का ये जो f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 m2 बाई r स्क्वायर दिख रहा है ना? हाँ सर. उसमें g कैपिटल G जो है उसका डायमेंशन क्या है? कैपिटल G का डायमेंशन क्या है? कैसे निकालोगे? g इज इक्वल टू नॉर्मली लिखो ना, g को सब्जेक्ट बना के f बाई m1 m2, g इज इक्वल टू f इंटू r स्क्वायर बाई m1 m2, है ना? f इंटू आर स्क्वायर. हाँ क्योंकि r स्क्वायर तो नीचे था ना. फॉर्मूला को देखो क्या लिखा है, f इज इक्वल टू g इंटू m1 m2 बाई r स्क्वायर लिखा है ना?
हाँ हाँ तो जी को सब्जेक्ट बनाओगे तो एफ इंटू आर स्क्वायर बाई m1 इंटू m2 होगा। हाँ अब एफ का डायमेंशन क्या है? सर m-1 l cube t-2। करेक्ट। अब बोलो एफ का डायमेंशन क्या है? एफ का हम्म एम एल टी टू द पावर एल टी -2। -2 एम एल टी टू द एम पावर एल -2। हाँ सर करेक्ट। और ये तो एफ का है। नाउ तुम्हारा जो आर स्क्वायर है वो क्या होगा? एल स्क्वायर। तो हाँ एम एल टी टू द पावर -2। एक चीज देखो, एक सेकेंड, एक सेकेंड। देख लो इधर। हाँ, मैं जो बता रहा था एम एल टी टू द पावर -2 तो इसके लिए है, उसके साथ आर स्क्वायर था। आर स्क्वायर मतलब एल स्क्वायर, और नीचे एम इंटू एम मास, तो मास स्क्वायर। तो ये हो जाएगा, ये इधर से एक चलाया एम इधर, तो ऊपर जाएगा एम इनवर्स एल क्यूब टी टू द पावर -2। এটা এসছে তো, দিস ওয়ান না? हाँ सर। यसिका देखो। यसिका हाँ सर हम देख ठीक है लिख ना? लिए हाँ ठीक है, चलो। तो अब हम लोग इसमें फिर से आप वापस आते हैं। ये जो कॉन्सेप्ट था इसमें देखेंगे। अब एक कॉन्सेप्ट है जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट हम लोग बोलते हैं इसको। कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। कैवेंडिश कैवेंडिश एक साइंटिस्ट है जो परफॉर्म किया था एन एक्सपेरिमेंट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ जी। तो क्या किया था, वो एक वुडन प्लैंक लिए थे और अटैच किए थे दो बॉल आइदर साइड ऑफ द वुडन प्लैंक। एक वुडन प्लैंक रहेगा और उसका दो तरफ दो बॉल को अटैच करो एंड हैंग करो उसको, वुडन प्लैंक को, थिन थ्रेड फ्रॉम द टॉप। वुडन प्लैंक है, बीच में उसका दो तरफ बॉल अटैच है और उसको तुम हैंग कर रहे हो वुडन प्लैंक को सीलिंग से एक थिन थ्रेड के साथ। He introduced two very big balls and those balls are near to the smallest smaller balls। मतलब और दो बॉल इंट्रोड्यूस किया है जो स्मॉलर बॉल्स जो था उसका नजदीक, मतलब इंट्रोड्यूस किया है। तो वो ऑब्जर्व किया, स्मॉल बॉल्स गॉट अट्रैक्टेड टू बिग बॉल्स एंड वुडन प्लैंक स्टार्टेड रोटेटिंग। तो ये और थ्रेड ट्विस्ट हो जाता है उससे। तो ये एक एक्सपेरिमेंट उसमें था। तो ये क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन स्मॉल बॉल्स एंड बिगर बॉल्स के लिए हुआ, और वहां से जो प्लैंक रोटेट हो रहा था उसका ग्रेविटेशनल फोर्स कैलकुलेट करने के लिए पहले टॉर्क कैलकुलेट किया गया। देखो, टॉर्क जो है उधर, ट्विस्टिंग फोर्स जो है टॉर्क, दैट इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। क्योंकि वहां पर तब बाहर से कुछ और फोर्स नहीं है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वही टॉर्क है। इसीलिए लिखा है, देखो, टाउ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब टॉर्क जो होता है वो क्या होता है? टॉर्क जो है उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं? F into S। हाँ,
F into S. And that we can write it is angular momentum into theta. एंगुलर मोमेंटम जो था ना, एंगुलर मोमेंटम L इज इक्वल टू आई ओमेगा एम वी आर, कुछ एक था ना एंगुलर मोमेंटम। अब समझो बात को, टॉर्क कैन ऑल्सो बी रिटन एज L इंटू थीटा। कैसे कैसे कुछ एक बोलो। देखो Yes, sir. देखो, एंगुलर मोमेंटम जो है ना, हाँ, एंगुलर मोमेंटम जो हमारे पास है, एंगुलर मोमेंटम, तो एंगुलर मोमेंटम हम लोग इससे डिनोट करते हैं। एक सेकेंड, मैं यहां से थोड़ा सा बाहर जाके उससे बताता हूँ। ओ, इसमें दिखाया गया है उसका डायग्राम, ठीक है, मैं बाद में दिखा रहा हूं। नॉर्मली इधर एक चीज देखो, टॉर्क इज इक्वल टू, टॉर्क टाउ इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ये तो तुमको समझ में आया, क्योंकि टॉर्क ही जो है वही ग्रेविटेशनल फोर्स है, इसमें तो बाहर से कुछ और है ही नहीं। ठीक है, अब देखो जो टॉर्क का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे करके एंगुलर मोमेंटम के साथ रिलेटेबल है। देखो देखो, हमें क्या पता है, हमें पता है कि जो तुम्हारा एल है, एल उसका एंगुलर मोमेंटम, एल का वैल्यू क्या था बोलो तो, आर इंटू पी। पी मतलब लीनियर मोमेंटम, और आर क्या है, और रेडियस ऑफ रोटेशन। रोटेशन में पढ़े थे ना, हाँ। हाँ सर। नाउ dl बाई dt क्या है, dl बाई dt, d dt ऑफ Change in angular मतलब, momentum. हाँ ठीक है। अब समझो, अब देखो, मैं इस चीज को ऐसे करके समझ सकता हूं कि जो आर क्रॉस पी का अगर चेंज मैं उसमें अगर चल रहा हूं, तो आई कैन राइट ये तुम्हारा जो, अलग से देखो, आर तो चेंज नहीं होगा, आर तो कांस्टेंट है, डीडीटी बाई पी, डीडीटी बाई पी, पी है लीनियर मोमेंटम। अब डीडीटी बाई पी जो है वो क्या है एक्चुअली, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज इक्वल टू एम ए। सेकेंड लॉ क्या बताता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, and that is equal to force. So R into F. Now can you write this R into F is also equal to torque? Obviously. Correct? तो दिस रिलेशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। देखो ये तो इसमें नहीं आता है उतना, ये मैं नॉर्मली बताने के लिए बताया, लेकिन ये चीज का बहुत ज्यादा मतलब इसमें आता है। जो मैं रोटेशन बताया था ना, उसमें रिलेशन से आता है, कैसे करके जो dl बाई dt करके हम लोग करें, इसका रिलेशन थोड़ा सा अपना से लिख के रखो, मतलब 1-2 मार्क्स के लिए, ठीक है। करेक्ट, जसिका बोलो। हाँ सर, समझ आया। अच्छा, अब आते हैं कैवेंडिक्स का एक्सपेरिमेंट का, जो सर एक बार दिखाइए ना, वो लिखना थोड़ा ओ बाकी अच्छा है। अच्छा, तुम लिख रहे थे वो वाला, हाँ ये वाला ना, हाँ सर। लिखो लिखो लिख लो, दो दो लाइन का ही है, लिख लो। हो गया सर। हो गया, अच्छा। अब देखो, कैवेंडिश का जो एक्सपेरिमेंट था वो रोटेट हो रहा था, ये हो रहा था, ये वाला चीज को थोड़ा सा समझते हैं, थोड़ा सा डायग्राम देखो। अब देखो इसमें ना S1 S2 दो दिख रहा है ना,
S1 S2, S1 S2 दिख रहा है ना ऑपोजिट साइड में, S1 S2, नॉट S1 डैश S2 डैश। जो ब्राउन कलर का दो दिख रहा है बॉल, ठीक है ना, वो दो बॉल है लार्ज बॉल, मतलब बिग स्फीयर टाइप का, मतलब जो बिग हाई जिसका मास ज्यादा है। और यहां से उस चीज को तो हम लोग समझ सकते हैं, S1 S2 आर द लार्ज स्फीयर दैट आर केप्ट ऑन द आइदर साइड ऑफ एन इलिप्स, इलिप्टिकल पाथ समझ सकते हो। when the big sphere are taken to the other side of the ellipse, मतलब S1 को अगर S1 डैश में लेके जाओगे, ग्रीन पोजीशन देखो उस तरफ A के ऊपर, और S2 को अगर B के नीचे S2 डैश उस पोजीशन से अगर लेके जाओगे, देन ये जो बार ए बी दिख रहा है ना, ये बेसिकली रोटेट्स, ओके, दिस विल बेसिकली रोटेट, ओके, and the angle of rotation also can be, that is a theta, that also can be measured by experiment। ये नॉर्मली कैवेंडिश क्या किया था उसका एक थोड़ा बहुत आ सकता है, पहले आता था, अभी उतना नहीं देता है नॉर्मल, ये समझ जाओ थोड़ा सा ही इसका है कि कैवेंडिश ऐसे किया था, एक ऐसा करके प्लैंक लिया था, उसमें दो छोटा छोटा बॉल दो तरफ अटैच किया था प्लैंक के दोनों तरफ, फिर एक बड़ा मतलब बिग साइज बॉल लेके आया दोनों तरफ, तो छोटा बॉल बड़ा बॉल के अंदर अट्रैक्शन हुआ तो वो ट्विस्टिंग चालू कर दिया, प्लैंक घूम रहा है मतलब ट्विस्ट कर रहा है, तो वहां से जो ट्विस्ट एंगल ऑफ ट्विस्ट, जो एंगल ऑफ रोटेशन जो है वो मेजर कर सकते हो उस एक्सपेरिमेंट से बस। अब एक क्वेश्चन देखो, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, calculate the gravitational force of attraction between two lead balls whose mass is 20 kg and to 10 kg separated by the distance 10 meter 10 सेंटीमीटर। इसमें कुछ नहीं है, अच्छा g का वैल्यू जो है ना, जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, तो 6.67 × 10⁻11 रटना पड़ेगा तुमको, बिकॉज ये वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है, अगर गिवन है तो कोई बात नहीं है, नहीं ये तो कॉमन कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है, तो ये इस्तेमाल करोगे और F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर वैल्यू बिठाना है, आंसर आ जाएगा। बेसिक टाइप का प्रॉब्लम है ये वाला जो बताया। ओके, समझ में आया तो बताना। यस सर। सर एक बार वो क्वेश्चन फिर से समझाइए ना। हाँ मतलब दो मास है 20 किलो 10 किलो, ठीक है, M1 M2, और दोनों के बीच डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो, 10/100 0.1 मीटर। अब g का वैल्यू तुमको रटना पड़ेगा, वो हर क्वेश्चन के लिए एक ही वैल्यू कांस्टेंट वैल्यू है 6.67 × 10⁻11। अब फॉर्मूला F इक्वल टू G इंटू M1 M2 बाई आर स्क्वायर, g का वैल्यू बिठाओ 6.67 × 10⁻11, M1 है 20 M2 है 10, और डिवाइड होल डिवाइडेड बाई टोटल का डिवाइड करना है इसमें, ऐसा नहीं कि सिर्फ 10 बाई जैसे दिख रहा है वो नहीं है, टोटल g इंटू M1 M2 ऊपर रहेगा और डिनोमिनेटर रहे तुम्हारा 0.1 का होल स्क्वायर, वो आंसर आ जाएगा, ठीक है। बोलो जैसिका। हाँ सर समझ गए। ये सन नो बोलो, समझ में आया ना, ये यस। बेसिक है इस टाइप का, देखो इस टाइप का 1 मार्क्स 2 मार्क्स का, मतलब ये बहुत ही बेसिक है, सिर्फ इसमें कैलकुलेशन का ही है बस, और ज्यादा कुछ नहीं है। अब इसमें देखो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इसमें क्या होता है, ये है एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी, एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। ये चीज को ना मैं थोड़ा सा अपने हिसाब से करता हूं बोर्ड में, मतलब स्मॉल जी जो है ना उसका एक्सप्रेशन निकालना है,
पहले बताओ न्यूटन का जो ग्रेविटेशनल लॉ है वो क्या बताता है? F इज इक्वल टू कैपिटल जी, और अगर मैं कंसिडरेशन कर रहा हूं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच एक मेरा अर्थ है और एक हम है, मतलब अर्थ के ऊपर हम है, तो अर्थ का मास कैपिटल एम और मेरा मास स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर स्क्वायर करो क्योंकि ये अर्थ का रेडियस है जो 6400 किलोमीटर के आसपास होता है। अब देखो, ये तो एक फोर्स हो गया, और सेकेंड लॉ से न्यूटन सेकेंड लॉ क्या बताते हैं? ए फिजिकल टू एम ए। अब मैं जो अर्थ के ऊपर हूं, मेरे ऊपर कौन सा वाला एक्सेलरेशन हमेशा काम करेगा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आई कैन राइट इट इज एम इंटू जी, और दोनों ही तो एफ है, तो मैं इक्वेट कर दूंगा। एम इंटू स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई आर स्क्वायर। स्मॉल एम घट गया। नाउ if I get small g is equal to capital Gm by r square. This is the relation between gravitational acceleration and universal gravity constant, gravitational constant. ये समझ में आया? बोलो। बोलो। यस सर। ये इंपॉर्टेंट है 2 मार्क्स के लिए। रिलेशन बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी वही है। पहले न्यूटन का यूनिवर्स ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, सॉरी, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी लिख दो, फिर जो सेकेंड लॉ था वो लिखो। एम ए के जगह एम जी लिखो, जी ए के जगह जी करो, दोनों ही फोर्स से इक्वेट करो, एम एम कट जाएगा, स्मॉल एम कट जाएगा, कैपिटल एम रह जाएगा, मतलब आर्क का मास तो रह जाएगा। ठीक है, अब देखो अग्निवो, Yes, अब sir. देखो, अब देखो नेक्स्ट वाला, ये वाला ना, इस चीज को थोड़ा सा, एक सेकंड, देखो क्या बता रहा है। कैलकुलेट द एक्सीलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी on the earth's surface and at a height of 1.5 into 10 to the power 5 meter from the earth's surface, given that radius of earth is 6.4 into 10 to the power 6 meter and mass of the earth is 5.98 into 10 to the power 24 kg. तो इंपॉर्टेंट देखो, अर्थ का सरफेस के ऊपर तो प्रॉब्लम नहीं है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, वहां से हो जाएगा, लेकिन जो हाइट का बताया उसके लिए क्या है वही इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्मल सरफेस ऑफ द अर्थ के लिए तो स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर कैपिटल आर स्क्वायर, तो वो तो सीधा साधा है ना। लेकिन अगर वो कुछ हाइट में रहेगा, उसी का ही ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है। कैसे करके लिखते हैं पता है?
देखोगे? पहले डेरिवेशन उसका देख लो, ये तो नॉर्मल फॉर्मूला से हो गया, स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम एम बाई आर स्क्वायर, ठीक है ना? अब हम लोग अर्थ के सरफेस के ऊपर कुछ अगर डिस्टेंस एक्स डिस्टेंस में वो कैसे निकाले, या फिर एज डिस्टेंस से वो कैसे निकाले, ओके? फॉर दैट वी नीड टू डू लिटिल बिट ऑफ डेरिवेशंस। कैसे करेंगे देखो, ये जो फॉर्मूला इधर लिखा है उसका डेरिवेशन है तुम्हारे, ऐसा नहीं कि बिना डेरिवेशन के करना पड़ेगा, डिराइव कर लेते तो इजी हो जाता है। देखो बात को समझो, मेरा मेन फॉर्मूला जो है मतलब ग्रेविटेशन का, एफ इजिकल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। अब देखो अर्थ और ऑब्जेक्ट के लिए हो जाएगा एफ इजिकल टू जी कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम बाई कैपिटल आर स्क्वायर। नाउ ये तो अर्थ का सरफेस में रहेगा तब आर स्क्वायर हो, क्योंकि सेंटर से सरफेस का दूरी कैपिटल आर है, ओके? नाउ if it will situated some height or above the earth, तो क्या होगा? अब ये फॉर्मूला रीडिफाइंड होगा, क्या हो जाएगा? ऊपर का तो सब सही रहेगा, नीचे का डिस्टेंस का चेंज हो गया, r प्लस एच होल स्क्वायर। डिस्टेंस शुड बी एडेड ना, जितना होगा। बोलो। Yes, sir. जसिका, Yes, sir. समझ में आया है वाला? Yes, sir. इनिशियल मेन फॉर्मूला लिखा है, उसके बाद एच डिस्टेंस मतलब आर के साथ एच ऐड करके नीचे जो, ठीक है ना? देख के बत के बोलो, बोलो पूरा। ठीक है ना? अब देखो स्मॉल जी के साथ कैपिटल जी का तो ये रिलेशन था, अब अगर कुछ हाइट होगा तो ये स्मॉल जी का भी वैल्यू चेंज होगा, क्या हो जाएगा? ओके? ठीक है ना? बोलो। हेलो। हाँ सर। अब देखो, अगर हम लोग इसी तरीके से सोचे चीज को, समझो बात, हमारा नॉर्मल वाला फॉर्मूला जो है स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम बाई आर स्क्वायर। अब समझो ये बात को, जो तुम्हारा ये वाला इसका जो कैपिटल जी एम ये वाला पोर्शन है, तो वी कैन डू वन थिंग कि पहले ना हमको ये चीज करना पड़ेगा, ये जो कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर ये तो इधर है, इसको रहने दो। तो कैन आई राइट ये जो कैपिटल जी इंटू कैपिटल ए में है, ये होगा जी कैपिटल स्मॉल जी इंटू कैपिटल आर स्क्वायर, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना? Yes, sir. नाउ दिस जीएम को हम लोग रिप्लेस करेंगे ये स्मॉल जी इंटू उससे, ओके? सो नाउ स्मॉल जी डैश इजिकल टू जीएम की जगह स्मॉल जी इंटू आर स्क्वायर
divided by r plus h whole square. Now this r square can be taken common. R plus h whole square is there na. So if from these 2 points, if I take r common, so it will be r square common. So we'll be having 1 plus h by r whole square. Yes or no? Bolo. Yes, sir. वैसी, सॉरी वैसी तो नहीं है ये, यशिका Yes, sir. है ना, मतलब ये जो इसके जगह हम लोग मतलब ओजीएम के जगह इसको बिठाए तो ये हो गया, और नीचे वाला से दोनों टर्म से आर स्क्वायर कॉमन लिए, मतलब इसमें आर डिवाइड हो गया और ये एच बाई आर हो गया बस। अब हम लोग क्या करेंगे, ये आर स्क्वायर काट देंगे, इधर जो स्मॉल जी था डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू स्मॉल जी डैश, मतलब जो चेंज हो रहा है। अब देखो इसमें ना इसको एक्सपांड करेंगे और एक चीज करेंगे, जो एच बाई आर है उसको कुछ एक पकड़ लेंगे, एक्स पकड़ के लेंगे, तो क्या हो जाएगा, जी डैश इज इक्वल टू जी बाई 1 प्लस एक्स टू द पावर square. Now here is a formula that we can use, that is binomial approximation. Binomial approximation, what does it say? It says if you have 1 by 1 plus x to the power n is almost equal to 1 minus nx for all small x for all small x. Therefore, in our consideration, x is equal to h by r and the index is 2. So almost it will be g dash is equal to g dot 1 minus 2 h by r. Now we can write this as g dash almost equal to g into 1 minus 2h by r. This is the final expression. Clear up to this? Yes, sir. Yes, sir. Now there is another question that can be also asked. Variation of g with respect to depth, that means it is inside the earth, that also can be asked. कि डेप्थ के साथ साथ वेरिएशन कैसे जी का हो रहा है.
लिखो डेप्थ के साथ साथ कैसे उसका हो रहा है। कैसे उसको निकाला जाए। देखो we can use one concept to get it। अर्थ को एक स्फीयर मान के चलते हैं हम लोग। नॉर्मली स्फीयरिकल टाइप का ही शेप है, एग्जैक्ट स्फीयर नहीं है। लेट, तो इसमें लिखो ना वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी विथ डेप्थ। D is equal to twice h है तो ना? हाँ, D is equal to twice h है तो? d is equal to means the depth। हाँ रिलेशन टा लाइक। d is equal to twice h। हाँ যদি ফর্মুলা গুলোকে যদি ইকুয়েট করি। না, সেটা তুমি you can do in that way, but normally what we are basically using after that, for a certain depth we can do that thing depth na, I am taking any depth, I am taking any depth, अच्छा I am taking any depth। Okay, now देखो इसमें समझो बात को कि अर्थ को ऐसा हम लोग पकड़ेंगे कि एक स्फीयर ऐसा है, फिर उसके अंदर भी थोड़ा सा मास हम लोग लेंगे, ऐसे ऐसे सेंट्रिक मास, और हम लोग जो सरफेस है वहां से नीचे की तरफ आ रहे हैं, मतलब अर्थ का टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, जो डेप्थ है डी है। ओके, नाउ हमको क्या करना है, इनिशियली हम एक चीज देखेंगे कि लेट रो बी द डेंसिटी। रो डेंसिटी है, डेंसिटी ऑफ अर्थ, स्फीयर है ना इसलिए रो। अच्छा, रो इज इक्वल टू क्या होता है, एम बाई वी। सो एम ऑफ मास हो जाता है रो इंटू वी। अब वॉल्यूम क्या है एक स्फीयर का, 4/3 पाई इंटू आर क्यूब, क्योंकि कैपिटल आर, क्योंकि रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, और हमें क्या पता है, स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर, हमें पता है ये फॉर्मूला। तो ये जो स्मॉल सॉरी कैपिटल एम है ना, ये भी कैपिटल एम है, वही वैल्यू उधर बिठाएंगे। तो स्मॉल जी इज इक्वल टू, so this gm, so g by r square into this 4/3 pi r cube rho, this is the mass। Now if I calculate it, that r square and then r cube, this is be 1 r, so it will be changed to 4/3 pi r, and then we have rho into g। Name this as, so small g is equal to this, so name this as equation 1। Then as we consider the depth, at depth d, g dash is equal to 4/3 pi into capital R minus d। What is this capital R? See why it is capital R minus d, देखो समझो बात को, ये एक इमेजिनरी पोर्शन है और ये बाहर का जो ये है, अब टोटल उसका रेडियस था कैपिटल आर,
ऊपर से डी नीचे आया तो वो छोटा सा जो बाकी का जो डिस्टेंस रहेगा वो क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस, दिस विल बी r minus d. So that has to be used for g dash, because if this is the formula, so for this case g dash is equal to 4 by 3 pi r की जगह कैपिटल माइनस d into rho into g. So name it as equation 2. Now we'll do g dash by g. G dash by g, and that is equal to g dash का वैल्यू ऊपर बिठाओ 4 by 3 पाई कैपिटल माइनस डी रो जी, और नीचे 4 by 3 पाई कैपिटल आर रो जी. So it will become r minus d divided by r. Now this can be written in this way. देखो अलग अलग स्प्लिट कर देंगे तो ये क्या था एक्चुअली g डैश बाई जी का वैल्यू, स्प्लिट हो जाएगा तो 1 माइनस डी बाई आर होगा, है ना. अब फिर g डैश की क्या हो जाएगा, g इसके नीचे रख दो, g डैश इज इक्वल टू g इंटू 1 माइनस डी बाई आर. So what you can say in this case, कि जो g is the original one. ओके, सो g देखो ध्यान से देखो, इधर g का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन g डैश है. जैसे तुम खुद देखो, ये जो g था, g ये था 4 by 3 पाई आर रो जी, और ये g डैश जो है इसमें जो ये सिर्फ इतना है, टोटल कैपिटल आर नहीं, आर माइनस डी है. बोलो इतना समझ में आया कि नहीं आया, बोलो यशिका, इंपॉर्टेंट है ये सब. यस सर, समझ आया. ये से यहाँ से ऐसा हो सकता है कि हाइट में कैसे जी चेंज हो रहा है, या फिर कितना डेप्थ में क्या हो रहा है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है. मतलब बुक में ऐसा है, वेरिएशन ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड. लैटिट्यूड तुम्हारा सिलेबस में नहीं है, लेकिन वेरिएशन ऑफ जी विथ ऑल्टीट्यूड है. ओके, लिखना हो गया ये वाला. यस सर. नाउ मूविंग टू द पीपीटी अगेन. ये वाला चीज हो गया था, ये वाला एक्सप्रेशन फॉर एक्सेलरेशन ड्यू टू, ये तो इजी था, ये तो मैं बोला था स्मॉल जी इक्वल टू कैपिटल जी एम बाई आर स्क्वायर. नाउ दिस इज द, सो हियर यू कैन डू इन दिस वे. नॉर्मल तो स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम बाई आर स्क्वायर, उससे हो जाएगा. नाउ फॉर दिस बी at a height this thing, so you will be using that height formula. Just now I have derived g at height is equal to g into capital M divided by r plus h whole square. Okay, अब ये देखो, acceleration of the gravity, sorry, acceleration due to the gravity below the surface of the earth, below the surface of the earth. कैसे करके हम लोग ये जो डेप्थ जो अभी मैं दिखाया डेप्थ का, अभी डिराइव करके दिखाया था ना डेप्थ का. जैसे रो इज इक्वल टू जो हमें पता है एम बाई वी, वो करके फिर उसको रिप्लेस करके जैसे करते हैं, वही चीज है. बिलो द सरफेस मतलब डेप्थ, ये उसको किया है बेसिकली, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो नो नीड टू कॉपी दिस थिंग, ये हो गया ऑलरेडी.
अब देखो, above द surface ऑफ द अर्थ, वो भी हो गया, बता चुका हूं ऑलरेडी, दोनों चीज ही इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो वेरिएशन होता है वो above और below के हिसाब से। नाउ इनर्शियल मास एंड ग्रेविटेशनल मास। देखो, इनर्शियल मास होता है द मास ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनर्शिया। ए फिजिकल टू एम ए, वो वाला जो एम है ना, एफ बाई ए, वही है इनर्शियल मास। और ग्रेविटेशनल मास क्या है? मास ऑफ द बॉडी बाय वर्च्यू ऑफ दिस ग्रेविटेशनल फोर्स, जो हो जाता है, हमें पता है, एफ फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू कैपिटल जी स्मॉल एम कैपिटल एम बाय आर स्क्वायर। तो वहां से स्मॉल एम निकालो, स्मॉल एम को सब्जेक्ट बनाओ। इस इक्वेशन से स्मॉल एम को अगर सब्जेक्ट बनाओगे तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एफ इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल जी इंटू कैपिटल एम। तो वहां से जो स्मॉल एम है ना, वो वही है ग्रेविटेशनल मास। बोलो। सर एक बार फिर से बोलिए। कौन सा वाला बोलो? इनर्शिया मास। हाँ सर। इनर्शिया मतलब जो न्यूटन लॉ में हम लोग पढ़े थे ना, फर्स्ट लॉ, कोई मूव कर रहा है, उसको रोकने, तुम रोकने की कोशिश करोगे तो रुकना नहीं चाहेगा, वो मूव ही करेगा। या फिर कुछ मूव रुका हुआ है तो वो मूव करने की कोशिश करोगे तो इट टेंड्स टू बी द रेस्ट पोजीशन, तो वो हो जाता है इनर्शिया। तो इनर्शिया मास क्या है? जो इनर्शिया के साथ रिलेटेड है बाय वर्च्यू ऑफ इट्स इनर्शिया। जैसे न्यूटन लॉ, एफ इजिकल टू एम, एम जो है ना एफ बाई ए करके, वो है इनर्शिया मास। ओके क्योंकि सर। वो बॉडी का इनर्शिया के लिए वो क्रिएट हुआ है। लेकिन ग्रेविटेशनल मास, ग्रेविटेशनल फोर्स से जो मास कैलकुलेट करोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला में तो स्मॉल एम है ना, क्योंकि कैपिटल एम नोन वैल्यू है अर्थ का मास। लेकिन स्मॉल एम जो है, जो दूसरा एक ऑब्जेक्ट है, उसका मास, उसको हम लोग ग्रेविटेशनल मास बोलेंगे। फिर वो उसका सब, ये जो ये नीचे है ना ग्रेविटेशनल मास करने के बाद उसका क्या क्या है इधर दिखा है बस। अब एक प्रॉब्लम इधर गिवन है, देखो, नोट डाउन करो प्रॉब्लम को, कोशिश करो ये। क्वेश्चन में देखो क्या बताया गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ द सन फ्रॉम द डेटा गिवन। मीन डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, मतलब मीन डिस्टेंस जो दोनों के बीच डिस्टेंस आर है, वो गिवन है। टाइम टेकन बाय द अर्थ टू कंप्लीट वन ऑर्बिट 1 ईयर। कैसे कैलकुलेट करोगे बोलो?
कैसे कैसे इसका सॉल्यूशन किया जाए। बहुत सर नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक है। अग्निवो, अग्निवो, देखो कैसे करके इसको करेंगे, ध्यान से देखो। देखो पहला एक चीज समझो, जो गिवन था क्वेश्चन में, एक बार क्वेश्चन देख लो। कैलकुलेट द मास ऑफ द सन, दूरी दोनों के बीच है, और कुछ कुछ चीज हमको पता होना चाहिए। जैसे कैपिटल जी में बताया ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट 6.67 इंटू 10⁻⁻11। तो वो चीज नहीं भी दिया है फिर भी, मतलब इट शुड बी, इट इज नोन वैल्यू। ओके, तो कैसे करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व। देखो हम लोग इसका सॉल्यूशन ऐसे करके करेंगे। क्या करेंगे, देखो आर गिवन है, दोनों के बीच डिस्टेंस 1.5 इंटू 10⁸ वही तो था ना। देखो तो, ना ना 11, सॉरी 10⁻11 है ना, ये गिवन है 1.5 इंटू 10⁻11 किलोमीटर। किलोमीटर या मीटर था, एक सेकंड, ओह सॉरी मीटर, मीटर में ही है, कोई बात नहीं है, तो चेंज करने का जरूरत नहीं है। अब ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या होता है, जी इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ठीक है, टाइम पीरियड तो 1 ईयर होता है, टी 1 ईयर टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कितना है, 1 ईयर, मतलब हम लोग सेकेंड के हिसाब से कर सकते हैं उसको। 1 ईयर मतलब वी कैन डू 365 डेज, और 365 डेज और एक डेज में कितना घंटा है, 24 आवर्स, और मतलब उसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, एक घंटे को 3600 सेकेंड। लेकिन हम लोग ना मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, अभी अभी ऐसा करके रख देंगे, ऐसा करके रख दो। ठीक है, अब देखो, अब ध्यान से देखो, हम लोग ये चीज इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें, बिकॉज हमें क्या चाहिए, हमें मास को चाहिए ना, मास ऑफ, क्योंकि हमें वो चीज नहीं पता है, मास ऑफ जो तुम्हारा अर्थ भी नहीं पता है, मास ऑफ अर्थ इज नॉट, इट इज नॉट नोन टू अस। तो हम लोग एक काम करेंगे उसको, इसका इसका तो इतना आ गया। अच्छा, एक हम लोग एक रिलेशन निकालेंगे। कौन सा वाला रिलेशन, समझो बात को। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का फॉर्मूला क्या है, एफ इज इक्वल टू जी इंटू कैपिटल एम स्मॉल एम। अब इसमें ना कैपिटल होगा सन का मास, सन्स मास, और ये आर्ट्स मास। ओके, बाई आर स्क्वायर तो अभी कितना है, गिवन है, आर स्क्वायर गिवन है ना, आर मतलब आर गिवन है, आर स्क्वायर नहीं गिवन है, आर गिवन है, जो 1.5 करके जो था, ये 1.5 ये वाला गिवन है।
तो आर स्क्वायर। अब एक चीज समझो, सेंट्रिपिटल जो फोर्स है, समझो बात को, सेंट्रिपिटल फोर्स मतलब जब ये घूम रहा है, समझो बात को, ये अर्थ है, अर्थ सन के आसपास घूम रहा है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स अवे ऑफ द सेंटर ऑफ रोटेशन, और सॉरी सेंट्रिपिटल फोर्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन है, सेंट्रिपिटल टुवर्ड द सेंटर ऑफ रोटेशन, और दोनों के बीच जो अट्रैक्शन वो एक्चुअली इक्वल एंड अपोजिट है। मतलब सेंट्रिपिटल फोर्स और जो अट्रैक्शन फोर्स वो इक्वल एंड अपोजिट है। सेंट्रिपिटल फोर्स किस तरफ है? अर्थ से सन के तरफ, क्योंकि अर्थ सन है सेंटर ऑफ रोटेशन में, और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किसके तरफ है? सन से अर्थ की तरफ। लेकिन ये both of them are equal because then only the earth can rotate in a fixed orbit। समझ में आ रहा है? हेलो जैसिका? हाँ सर। Yes, अब sir. देखो, ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया। सेंट्रिपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या है? मैं बताया था पहले रोटेशन में, mv²/r। ये सेंट्रिपिटल फोर्स है, सेंट्रिपिटल फोर्स mv²। तो ये दोनों को इक्वेट कर दो, दो फोर्स इक्वेट कर दो, gmm/r², और इधर mv²/r। अब देखो mv²/r को ना हम लोग थोड़ा सा ऐसे करके लिख सकते हैं। एम को तो कैंसिल कर दो, स्मॉल m, उधर कैपिटल G कैपिटल M/r², और इधर देखो v²/r जो है ना, इसको थोड़ा सा हम लोग थोड़ा सा इसका चेंज कर सकते हैं। कैसे चेंज कर सकते हैं? समझो बात को, हमें पता है v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर, सो ओमेगा इज इक्वल टू v/r, करेक्ट? तो ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा? v²/r², है ना? अब हम लोग अगर यहां पर देखो v²/r है, लेकिन नीचे भी अगर हम लोग एक r² कर दे, मतलब यहां पर v²/r² कर दे, लेकिन नीचे तो r था, तो ऊपर एक r को मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि नीचे r² कर दे लेकिन r था, इसलिए मैं ऊपर एक r मल्टीप्लाई किया, क्योंकि ये काट कूट के फिर से नीचे r ही हो जाएगा। तो ये वाला जो v²/r² ये ओमेगा स्क्वायर का बराबर है, सो आई कैन राइट दिस इज ओमेगा स्क्वायर एंड दिस इज माई r and this is equal to gm/r²। अब एक बात को समझो, तुम्हें सबको पता है ना ओमेगा इज इक्वल टू क्या होता है? 2π/t। बोलो ये समझ में, ये पता है कि नहीं पता है? क्योंकि ओमेगा होता है एक टोटल रोटेशन में कितना पथ चलता है? 2π चलता है, और टाइम कितना है? कैपिटल T, है ना? Yes, sir. जो एक्चुअली हम लोग वो रिवोल्यूशन में करते हैं ना, 2π इंटू एफ होता है 1/t। जैसिका देखो, टोटल रिवोल्यूशन में 2π पाथ चलता है, तो क्योंकि ये एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाय टाइम, ओके, 2π/t। नाउ आई कैन राइट gm/r² इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2π का होल स्क्वायर, मतलब 2π मतलब 4π² इंटू r। अब हम लोग लिखेंगे सब कुछ, क्योंकि हमारे पास सब कुछ है अभी। अब हम लोग सिर्फ m को इधर सब्जेक्ट बना के रखेंगे और बाकी सब चीज को उस तरफ लेके जाएंगे। तो 4π² और r² वो r मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा? r³ स्मॉल r³ डिवाइडेड बाई g इंटू t²। अब समझो, जो जो वैल्यूज आर गिवन टू यू इन दिस प्रॉब्लम वो लिख दो। 4 इंटू
ये पाई का वैल्यू 3.14 का होल स्क्वायर, आर का कितना था 1.5 इंटू 10⁻11 इसका होल क्यूब, डिवाइडेड बाई जी का वैल्यू कितना था 6.67 इंटू 10⁻−11, और टी का टाइम पीरियड कितना है, मैं अभी बताया था ना 365 इंटू 24 इंटू 3600 बताया था ना, एक ईयर का कितना होता है, कितना सेकेंड्स में होता है। अब इसको अगर सॉल्व करोगे वो आएगा 2.009 इंटू 10⁻30 केजी के आसपास, मतलब ऑलमोस्ट इंटू 2 इंटू 10⁻30 केजी। दिस इज द मास ऑफ द सन। अगर वहां पर एक ट्विस्टिंग क्वेश्चन है, मास के जगह अगर वेट पूछ दिया तो कुछ नहीं है, उसके साथ जी को मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। तो वेट तो फोर्स हो ना, सो जी मल्टीप्लाई कर दो। यस, बोलो ऐसी का समझ में आया कि नहीं आया, बोलो। हाँ सर। ठीक है ना, ये इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन था, यहां से सर लिखना थोड़ा बाकी है, एक हाँ मैं बार। जाऊंगा, मैं एक सेकंड रुको, तो मैं देखता हूं इधर, ये तो ये इसके बाद ये वाला है, ये नेक्स्ट दिन करूंगा, अभी इतना लिख लो, ये पोटेंशियल एनर्जी वाला नेक्स्ट दिन करूंगा, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, अभी ये वाला लिख लो। हाँ लिखो, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जो EM/r ये सब है ना, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास करेंगे ओके सर। मंडे को। आप इतना तक ही पढ़ के रखो पूरा एनसीईआरटी से, ठीक है। एनसीईआरटी में देखना, बुक में ना वेरिएशन ऑफ जी इंपॉर्टेंट है वहां पर, और इस टाइप का क्वेश्चन एक दो है, और नॉर्मल जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटी, स्मॉल जी कैपिटल जी का रिलेशन, कैपिटल जी का डायमेंशन, ये सारे चीज उसमें है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और उसके साथ साथ उसका न्यूमेरिकल, फिर बाइंडिंग एनर्जी, फिर देखेंगे केपलर लॉ तक चले जाएंगे। ओके, ओके एस्केप सर। वेलोसिटी बोल के एक चीज है, ऑर्बिटल वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी, और सैटेलाइट बाइंडिंग एनर्जी। ओके, ठीक है। यस सर। यस सर। ओके, चलो फिर मंडे को नेक्स्ट क्लास में हम लोगों का वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो लिख के रखो किसी जगह में, मैं उस दिन पूछूंगा, वहां से स्टार्ट करना है, ठीक है। ओके सर। ओके ओके, हाँ